तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अडॉप्टेड बाय मदर्स डुक फैमिली का एपिसोड 8 एंड 9। तो चलो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रूम को देखते हैं जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर एग्नेस सो रही होती है कि आंखें खुलती है और वह देखती है कि वह एक कमरे में सो रही है और वह खुद से मन में कहती है, अरे मैं कहाँ हूँ, ये वह कमरा नहीं है जिसमें मैं एना के साथ रुकी थी। तभी उससे आवाज आती है, माय लेडी, और वह एना होती है जो उससे बोलती है, आप फाइनली जग गई हैं। और फिर उसे देख कर तो हमारी मेन कैरेक्टर हैरान हो जाती है। फिर एना उसे खाना खिलाने लग जाती है मेन कैरेक्टर को और कहती है, जाहिर है अगर वे थोड़ी देर से भी आते तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जिस टाइम पर ग्रेस और जेड ने आप दोनों को पाया, कुछ राक्षस तुम पर नजर रखे हुए थे। शुक्र है कि उसने तुम्हें जल्दी ढूंढ लिया, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि आप कितनी डरी हुई और थकी हुई होंगी ताकि आप पूरे दिन सोते रहें। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहती है, तो मैं पूरे दिन सोती रही, लेकिन थियोन का क्या हुआ? एना बोलती है, यंग मास्टर, अच्छा वो। फिर वो स्माइल करके कहती है, उन्हें कुछ दिन कमरे में बैठने के लिए कहा गया है, उनके साथ यही होना चाहिए था, है ना? इसे सुनकर तो हमारी एग्नेस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस बीच रॉडविक के घर के बाहरी भवन में फिर हमें जेड दिखाया जाता है जो नॉक नॉक कर रहा होता है। फिर वो कहता है, यंग मास्टर, मैं तुम्हारा नाश्ता ले आया हूँ। और फिर वह उधर देखता है, ओह डियर, वह अब भी रूठा हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन कंबल को ओढ़ के गुस्से में बैठा हुआ होता है। जेड उसे थाली में खाना देते हुए कहता है, हम एक 7 साल के ऐसे बच्चे को जिसमें कोई भी क्षमता नहीं थी राक्षसों के जंगल में ले गए। आपको कम से कम सजा मिलने की उम्मीद तो रखनी चाहिए थी। इस बात पर उदास होने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर थियोन बोलता है, मैं नहीं रूठ रहा, मैं तो बस, लेकिन खैर क्या वह अभी भी सो रही है? जेड बोलता है, अच्छा यंग लेडी, मैंने आज सुबह उसकी खैरियत नहीं पूछी। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वह ठीक हो जाएगी। और वहाँ पर एना बोल रही होती है, वह जाग नहीं रही है, और वह बहुत दुखी होती है। फिर जेड कहता है, लेकिन एना सुबह होने तक ऐसे रोती रही जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला। क्यों, क्या आप चिंतित है? इसको सुनकर तो जॉन के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। जेड के ऊपर फेंक देता है और फिर जेड उस ब्रेड को पकड़ लेता है। जॉन बोलता है, मुझ पर हंसना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, असल में उसे शर्म आ रही होती है। और फिर वहाँ पे जेड खड़ा हो जाता है और कहता है, जी हाँ, पूरा खाना खा लेना। फिर थियोन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हंसना बंद करो। जेड कहता है, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। हे भगवान, मुझ पर विपत्ति आ गई। और वहाँ पर जॉन काँप रहा होता है। जेड स्माइल करते हुए कहता है, मैं इतना दुखी हूँ कि मैं स्वयं ही यहाँ चला जाऊंगा। जॉन तो शर्म के मारे लाल हो गया होता है। फिर कहता है मन में, मैं उसके बारे में क्यों चिंता कर रहा हूँ, केवल मैं। और फिर वह सोफे के ऊपर बैठ जाता है, बस उससे कुछ पूछना है बस मुझे। अजीब बात है, जब मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे दिल के पास होने वाला वह लगातार चुभने वाला दर्द गायब हो गया, क्योंकि मैंने उन राक्षसों से लड़ने में अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी। मुझे लगा था कि मेरा दर्द बढ़ जाएगा। जब मैं बेहोश हुआ था तब क्या हुआ था? फिर हमें सीन दिखाए जाते हैं जिसमें ड्यूक और थियोन में बात हुई थी। ड्यूक कहते हैं, रीची ने तुम्हारा हाथ कर पकड़ रखा था। क्या तुम समझते हो थियोन, वह सचमुच आपको अपना भाई मानती है, वह आप पर भरोसा कर रही थी। तो क्या आप कम से कम रीची को भी स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर सकते? थियोन अपने हाथों की तरफ देखकर खुद से कहता है, मैंने तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मैं भागी नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता है कि वह वास्तव में मुझसे डरती नहीं है। वह स्माइल करता है, तो उसे डरा कर भगाने की मेरी योजना धरी की धरी रह गई। जरा ठहरिए, क्या इसका मतलब यह है कि वह सचमुच मेरी छोटी बहन बनने वाली है? फिर उसे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। वह मन में सोचता है, वहाँ पे जाता हुआ, वह क्या था? क्या यह कोई जासूस है? क्या मुझे सूरवीरों को बुलाना चाहिए? नहीं, मैं तो वैसे भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिस पर मैं अपना खराब मूड निकाल सकूं। मैं खुद इस जासूस का हिसाब लूंगा और उसको सबक सिखाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जासूस किसने भेजा। मैं कम से कम ये सुनिश्चित करूंगा कि रीची को कोई हाथ न लगाए। वह जोर से उस खिड़की को खोल देता है। अगर आप अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं तो अभी निकल जाएं। फिर
वहाँ पे कोई लड़की होती है जो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर तो थियोन हैरान हो जाता है, ये फंस गया सीएम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह और कोई नहीं, हमारी प्यारी मेन कैरेक्टर एग्नेस होती है। चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है, बोलता है वास्तव में वह हमारी मेन कैरेक्टर एग्नेस होती है जो बोलती है मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चलकर तुम्हारे कमरे तक आ सकती थी, है ना? थियोन बोलता है ठीक है, बिल्कुल नहीं, तुम तो बस हड्डी और चमड़ी हो, बहुत हो गई है बकवास, बस अपने कमरे में रहो जब तक तुम सुअर की तरह मोटी न हो जाओ, जब तक ऐना जो कुछ भी दे वही खाती रहो। एग्नेस मन में सोचती है प्यारी समझ गई, मेरी चिंता कर रहा है या फिर मेरा अपमान। फिर वह कहती है मुझे समझ आ गया, तो अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। थियोन की नजर एक बुक पर जाती है, एग्नेस को नीचे उतारता है। ओह, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर वह उसे उस बुक को दिखाता है, झूठ बोलने वाला पपी। यह सोचकर मुझे घिन आती है कि जो लड़की पढ़ भी नहीं सकती वह मेरी बहन बनने वाली है। वह स्माइल कर रहा होता है। एग्नेस उस बुक को उससे छीन लेती है और कहती है मैं इसे पढ़ सकती हूँ, ठीक है? उससे कहता है आप तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम भी झूठी हो। एग्नेस को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है अबे साले, जब माफ करना, मैं झूठ नहीं कह रही और मैं पपी भी नहीं हूँ। मन में सोचती है यह बच्चा मुझे नजरअंदाज कर रहा है। आपको पता है क्या, मैंने अपने पिछले जन्म में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी। वह पपी की तरह गुस्सा होकर कहती है अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको ये दिखा दूंगी। फिर वो दोनों ही बेड पर बैठ जाते हैं। एग्नेस कहती है ये देखो, एक समय की बात है, एक झूठा पपी रहता था। और थियोन से चिढ़ाते हुए कहता है अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई दे रहा है। फिर वह हंसता हुआ कहता है समझ रहे हो आप? रुको, ये कुत्ता तो कुछ तुम्हारे जैसा ही दिखता है। क्या? नहीं रुको, मुझे लगता है कि ये कुत्ता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। एग्नेस मन में सोचती है नहीं, इसका विरोध करो, मैं 9 साल की बच्चे के साथ गंभीर बहस में नहीं पड़ सकती। एग्नेस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। तभी सबकी नजर दरवाजे पे जाती है, वहाँ पे कोई आया होता है। वे ड्यूक होते हैं। वे बोलते हैं थियोन तुम क्या कर रहे हो? उसे देखकर तो थियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एग्नेस भी। ड्यूक रूम में आते हुए ये सोच रहे होते हैं मैंने सुना है कि सजा मिलने के बावजूद थियोन गायब हो गया है, इसलिए मैं ये देखने आ गया था कि क्या वे फिर से तू और इसी को तंग तो नहीं कर रहा। लेकिन ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। ड्यूक को अपनी पत्नी की बात याद आती है जब उनकी पत्नी कह रही होती है एक बच्चा ही काफी है। फिर ड्यूक कहते हैं जब आप पहले से ही कमजोर हो तो दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है। फिर उनकी पत्नी कहती है मुझे तो यह बहुत ही शर्मनाक लगता है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जाने के बाद भी थियोन का परिवार हो। और वह मुस्कुराते हुए प्यार से कहते हैं क्योंकि हम दोनों के पास ही ज्यादा समय नहीं बचा है। ड्यूक कहते हैं मन में मेरी पत्नी ने यही कहा था उसके गुजर जाने से पहले हमारे दूसरे बच्चे के साथ, जिसे रोने का मौका भी नहीं मिला। फिर वह उन दोनों की तरफ देखते हैं। फिर मन में सोचते हैं क्या ये वही परिवार हो सकता है? वहाँ पर एग्नेस कह रही होती है क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? थियोन कह रहता है चुप रहो। अपनी बात को ग्रेस आगे बढ़ाते हुए मन में सोचते हैं कि वह थियोन को इतना कुछ देना चाहती थी। फिर वो उनके पास आते हुए कहते हैं थियोन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी भी घर में बंद हो, है ना? और इस बात को सुनकर दोनों के दोनों भाई बहन खड़े होकर ड्यूक के सामने आने लगते हैं। ड्यूक थियोन से कहते हैं अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। थियोन कहता है जी पिताजी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। थियोन से जेड कह रहा होता है क्या आप अभी उन लेडी को कुछ किताब पढ़कर सुना रहे थे? इस बात को सुनकर तो थियोन से कहता है अपना मुंह बंद रखो। और उन्हें जाते हुए हमारी एग्नेस देख रही होती है। एग्नेस उदास हो जाती है और नीचे अपना सिर कर लेती है। वह मन में सोचती है उस दिन थियोन ने अपनी क्षमता का अत्यधिक उपयोग किया। अगर ऊम की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो यह छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो जाती है। लेकिन ड्यूक का इकलौता वारिस मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति की वजह से लगभग मर ही गया था। मुझे अपने बचाव में कुछ भी कहने को नहीं है, भले ही मुझे दूर भेज दिया जाए। तभी ड्यूक उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसे प्यार से सहलाते हुए कहते हैं बुखार नहीं है, कितनी राहत मिली, क्या तुम ठीक हो? एग्नेस तो हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है। फिर कहती है जी ग्रेस, हाँ मैं ठीक हूँ,
मैंने छोटे मालिक को खतरे में डाल दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता न हो। ड्यूक हल्की सी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, बस काफी है। फिर उसे बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, मैं इस तरह की बातें और नहीं सुनना चाहता। लगता है मुझे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। इसको सुनकर तो हमारी एग्नेस कहती है, नियम? क्या वो गुस्से में नहीं है? फिर उसे ड्यूक प्यार से समझाते हुए कहते हैं, सबसे पहला नियम, आत्मनिंदा संबंधी बातें वर्जित हैं। इसको सुनकर तो हमारी जो एग्नेस होती है वो ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरा, खुद को स्लेव समझना बंद करो। और तीसरा, आपके बारे में किसी भी प्रकार की गंदी बातें करना मना है। इसको सुनकर तो एग्नेस हैरान हो जाती है। योर ग्रेस। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अब से तुम्हें मुझे ग्रेस कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मुझे पापा कहने के लिए नहीं कहा था। मेन कैरेक्टर मन में सोचती है, पापा? ड्यूक उसका हाथ थामते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम अब से मेरी डॉटर हो। वहाँ से जाते हुए कहते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो एना को बुला लेना। थोड़ा आराम करो रिचे। एग्नेस मन में सोचती है, पापा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को उस नाम से पुकारने की अनुमति नहीं पाई। ऐसा सोचना इतना शर्मनाक क्यों है? तभी उसे किसी की आवाज आती है, आखिरकार अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। और उसे सुनकर तो एग्नेस हैरान हो जाती है। वह कहती है, बोलने वाली गिलहरी? गिलहरी कहती है, क्या? कहीं तुम मेरी आवाज तो नहीं भूल गई? हम झील पर मिले थे, तुम्हें याद हो तो? इसे सुनकर तो हमारी एग्नेस हैरान हो जाती है, क्या झील पर? तभी उसे याद आता है, ओह, क्या ये वही तारा हो सकता है? एग्नेस कहती है, लेकिन क्यों? तुम एक गिलहरी क्यों हो? और वह गिलहरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा दिखना चाहूंगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं थोड़ी ज्यादा तेज रोशनी डालता हूँ तुम बेहोश हो जाती हो। एग्नेस कहती है, जंगल में बेहोश होने का कारण तुम नहीं थे, मैंने खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर डाल दिया था। और वह गिलहरी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। आखिरकार रूटियम की शक्ति इतनी अधिक है कि मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। एग्नेस कहती है, लगता है तुम्हें रूटियम के बारे में काफी जानकारी है। और गिलहरी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, मैं पहले रूटियम से ही मौजूद हूँ। एग्नेस मन में सोचती है, पहला रूटियम? वह गिलहरी कहती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक है मानव जगत, जहाँ मनुष्यों ने अपनी सभ्यता का विकास किया है। दूसरी दुनिया कब्रों की दुनिया है, जहाँ भूले हुए तारे सो रहे हैं। कब्र पर 6 महान सितारों का शासन था। फिर एक दिन तारे आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के बाद 4 सितारे मानव जगत में आ गए और मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश कर गए। लेकिन तारों की शक्ति मनुष्यों के लिए बहुत अधिक थी। एक अन्य महान सितारे ने 4 सितारों पर दया दिखाई, उन मनुष्यों के दुख को कम करने के लिए जिन्हें तारों की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसने अपनी शक्ति को मानव जगत में भेजा और उसे कब्र से जोड़ने वाला एक पुल बनाया। एग्नेस उससे पूछती है, क्या यह राक्षसों का जंगल है? गिलहरी कहती है, बिल्कुल सही, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। खैर, उसके बाद एक और महान सितारे ने उस इंसान के शरीर में प्रवेश किया जो संयोगवश झील के किनारे मौजूद था। प्रथम रूटियम का निर्माण। वह कंधे उचकाते हुए कहता है, लेकिन वे 4 महान सितारे जो मानव जगत के अनुकूल ढलने में असमर्थ रहे थे, पहले ही कमजोर हो चुके थे और उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी। अंततः वे कब्र पर लौट गए और गहरी नींद में सो गए। तब से सोए हुए सितारों की क्षीण शक्ति यह मनुष्यों के रक्त से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन रूटियम अलग है। जब पिछले रूटियमों की मृत्यु हुई तो वह शक्ति पृथ्वी पर लौट आई और एक नए मेजबान की तलाश में भटकने लगी। यदि अन्य तारों को प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश करने और उनमें हस्तक्षेप करने वाले कहा जा सकता है, किसी भी मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से तारे की शक्ति प्रदान करके रूटियम का निर्माण किया जाता है। समय बीतने के साथ साथ उन क्षमताओं का उपयोग करने वाले लोग तारों से विरासत में मिली शक्ति को सहन नहीं कर सके और इसके कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। वह आगे बताता है, उन पर दया करते हुए महान तारे ने रूटियम की शक्ति वापस नहीं ली। इसके विपरीत जब रूटियम के मेजबान का जन्म हुआ तो महान तारे ने मेजबान को झील तक पहुंचाया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रूटियम अन्य सितारों के साथ अनुबंध कर सके और बिना किसी दुष्ट प्रभाव के सक्षम उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सके। एग्नेस पूछती है, लेकिन उस महान सितारे ने खुद अनुबंध करने के लिए आगे कदम क्यों नहीं रखा? गिलहरी कहती है, वह मूर्ख इतना महत्वपूर्ण है कि उसे कब्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तब से रूटियम के साथ एक अनुबंध सितारों के लिए कब्र से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है।
इसलिए वे आपके साथ अनुबंध करने के लिए बेताब थे। सिर खुजलाता वो कहता है, लेकिन समस्या यह थी कि जब भी कोई नया रूटियम जन्म लेता है और अनुबंध करता है, रूटियम द्वारा अपनी शक्ति का निरंतर उपयोग करने से मूर्ख की शक्ति कमजोर हो जाती है। अंततः वह मूर्ख भी गहरी नींद में सो गया। सितारों और झील के बारे में चुप रहना पिछले शर्तों के अनुबंध की शर्तों में से एक था। मूर्ख के सो जाने के बाद से ही ये परंपराएं जन्म लेती आ रही हैं। मैंने तो इस झील के बारे में कभी सुना भी नहीं था और न ही कभी किसी ने मुझे यहाँ तक जाने का रास्ता बताया था। सितारों के साथ कोई अनुबंध किए बिना अपनी शक्ति का उपयोग करने में उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। इसलिए मैं सतर्क रहता हूँ और कब्र में इंतजार करता रहता हूँ, क्योंकि मूर्ख के महान सितारों में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें कुछ समझदारी है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर आप किसी स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अपनी शक्ति का उपयोग करते समय आपको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होगा। मेन कैरेक्टर मन में सोचती है, मुझे बताई गई सारी बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एग्नेस कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। गिलहरी कहती है, जाहिर है तुम कर सकती हो, मेरे साथ कांटेक्ट करने को सम्मान की बात समझो बच्ची। पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और वह गिलहरी बहुत ज्यादा चमक रही होती है। वह कहती है, 6 महान सितारों में से एक मैं पाइथन्स इसके द्वारा घोषित किया जाता है इस रूटियम के साथ कैलेस्टियल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों हमारे एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।